क्लास 9 का जो एक्सरसाइज है गुरुत्वाकर्षण या तो ग्रेविटेशनल, उसका चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और इस चर्चा में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले उत्प्लावकता क्या होता है उसके बारे में। लेकिन इसको समझने से पहले चलिए एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएँगे कि उत्प्लावकता है क्या? अब चलिए हम लोग इस बोतल को इस पानी में डुबाने का कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि जब हम इस बोतल को पानी के अंदर डाल करके छोड़ दिया, तो ये ऊपर की ओर उछल करके बाहर आ गया। तो क्या इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल लगता, तो वस्तु हमेशा नीचे गति करता है। तो पानी में जब इसमें हम यहाँ पर रख करके छोड़ रहे हैं, तो ये बाहर क्यों आ जा रहा है? तो इसका कारण है उत्प्लावकता। तो कभी भी हम लोग कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं, तो वह द्रव जो है, वो उस वस्तु में ऊपर की ओर एक बल लगाता है और द्रव द्वारा इस तरह का जो बल लगाने का गुण है, इस बल को कहा जाता है उत्प्लावकता। और जितना बल से यह वस्तु को ऊपर ढकेलता है, उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। तो मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्लावकता है क्या और उत्प्लावन बल तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जब भी हम लोग किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाते हैं, तो द्रव उसमें एक बल लगाता है और द्रव का इसी गुण को कहा जाता है क्या? उत्प्लावकता या तो बुयांसी। और जितना बल से द्रव उस वस्तु को ऊपर ढकेलता है, उस बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। तो वही चीज को चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसमें डुबाया गया वस्तु में ऊपर की ओर एक बल लगाता है, क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। उत्प्लावकता कहलाता है। और एक चीज क्या बताएं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह उसमें डुबाए गए वस्तु में बल लगा करके ऊपर ढकेलता है, इस गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। और जितना बल से ऊपर ढकेलता है, उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो लिखेंगे तथा जिस बल से द्रव वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलता है, उस बल को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ बुयांसी या तो उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। तो मेरे अंदाज से उत्प्लावकता और उत्प्लावन बल क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे किसी वस्तु का पानी में डूबना या तो तैरना। किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना कहने का मतलब, अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कब
कोई वस्तु द्रव में या तो पानी में डूबेगा और कब उसमें तैरेगा और कब डूब करके तैरेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरा पानी का सतह है, नीचे है पानी और ऊपर है हवा। हम यहाँ पर एक वस्तु को रख रहे हैं इस तरह से। तो इस हेडिंग के अंदर में हमको ये समझना है कि इस वस्तु को जब हम पानी में रखें तो ये अब नीचे डूबेगा या तो तैरेगा। तो ये इसमें डूबेगा या तो तैरेगा, इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आखिर कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा फोर्स लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ना 2 तरह का बल लग रहा है। पहला बल तो गुरुत्व बल जो इसको नीचे खींच रहा है, एफजी कर देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? इसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, एक उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बुयांसी, ऊपर की ओर इसको ढकेल रहा है। तो वस्तु जो है वो तैरेगा उस समय जब ये जो गुरुत्व बल है वो कम हो जाए और फोर्स ऑफ बुयांसी या तो उत्प्लावन बल जो है वो बढ़ जाए। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, वस्तु तैरेगा। तो वस्तु कब तैर रहा है, यदि यदि उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से बढ़ जाए, यदि उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से बढ़ जाए तो वस्तु क्या होगा, तो वस्तु तैरेगा। तो वस्तु तैरेगा, तैरेगा, है ना? अब दूसरा स्थिति में हो सकता है क्या कि ये जो गुरुत्व बल है वो बढ़ जाए और ये कम हो जाए। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि ये जो गुरुत्व बल है इस वस्तु को नीचे खींच लेगा, मतलब कि पानी में डुबा देगा। तो पानी में कब डूब रहा है, तो वस्तु में जब गुरुत्व बल उत्प्लावन बल से ज्यादा लगे तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। तो वही चीज को लिखेंगे, यदि गुरुत्व बल उत्प्लावन बल से बढ़ जाए तो वस्तु डूब जाएगा, डूब जाएगा। तो मेरे अंदाज से आपको ये समझ में आ गया कि कब वस्तु पानी में तैरेगा और कब पानी में डूब जाएगा। इसमें एक और भी स्थिति हो सकता है, वो स्थिति ये कि जब ये दोनों बराबर होगा तब क्या होगा। तो अगर गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाता है तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि वस्तु पानी में डूब करके तैरेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बाहर से देखिएगा तो वस्तु को देख नहीं पाइएगा क्योंकि वो पानी के अंदर रहेगा। लेकिन क्या होगा कि वो जमीन में सटेगा नहीं, पानी के अंदर ही में तैरेगा। तो ना वो ऊपर से दिखाई देगा, ना ही तल्ली को टच करेगा। तो ऐसा स्थिति को कहते हैं कि डूब करके तैरना। तो दोनों जब बराबर हो जाए तब तीसरा स्थिति आ जाएगा और इसमें क्या होगा, वस्तु जो है वो डूब करके तैरेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि गुरुत्व बल, गुरुत्व बल और क्या चीज, गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल बराबर हो जाए, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो बराबर हो जाए तो वस्तु डूब करके तैरेगा। तो मेरे अंदाज से अब ये भी टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना। तो इसके बाद हम लोग को जानना है आर्किमिडीज का सिद्धांत या तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज साहब सबसे पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये महसूस किया कि कभी भी अगर हम लोग कोई वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उसका वेट में कमी आ जाता है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि अगर आप नहाते समय तालाब में अगर नहा रहे हैं या नदी में नहा रहे हैं तो देखिएगा कि आपका अगर फ्रेंड रहेगा तो उसको पकड़िएगा ना तो आप उसको आराम से इधर उधर हिला सकते हैं।
उसी तरह से अगर पानी के अंदर भी कोई बड़ा-बड़ा पत्थर को आप उठा लीजिएगा और इधर-उधर कीजिएगा तो आप कर नहीं सकिएगा। यहाँ तक कि अगर आप कुआँ से पानी भरे होंगे, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब तक बाल्टी जो है वो पानी के अंदर रहता है तब तक बहुत हल्का लगता है। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आता है तो वो भारी लगने लगता है। तो आर्किमिडीज साहब ही सबसे पहले ये चीज़ को अनुभव किए कि कभी भी किसी वस्तु को पानी में या किसी भी द्रव में डाला जाता है तो उसका भार में कुछ आभासी रूप से कमी आ जाता है। एक बार जब वो बाथटब में नहाने के लिए जा रहे थे, तो जैसे ही बाथटब में वे अंदर गए तो वहाँ से पानी बाहर निकला। तो उनका माइंड में एक विचार आ गया और वो बहुत खुश हो गए और गलियों में यूरेका यूरेका कहने का मतलब है मिल गया ऐसा कह के चिल्लाने लगे। है ना? तो उनको क्या मिला था? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब वस्तु को किसी भी द्रव में डालिएगा, तो क्या होता है उनका भार में आभासी रूप से कमी आता है। ये चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस किए। तो उनको ये पता चला कि जब वस्तु को हम लोग किसी वस्तु में किसी द्रव में डुबाते हैं, तो उसका भार में कमी आता है और वो कमी जो है ना, उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम एक गिलास ले लिए और इस गिलास में हम पूरा पानी भर दिए, पूरा ये यहाँ तक पानी ऊपर तक भरा हुआ है। अब एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान या भार मान लीजिए कि है हम लोग का 5 केजी। अब इस ये क्या दिखा रहा, चलिए ये स्प्रिंग बैलेंस पे रख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पर जब रीडिंग देखे तो हमको क्या दिख रहा है कि ये 5 केजी का है। अब यही स्प्रिंग बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे और ये जो वस्तु है इसको यहाँ पर अंदर में डाल देंगे, तो क्या होगा कि इसका भार में आभासी रूप से कमी आएगा। कहने का मतलब अगर ये 5 केजी है ना, तो इसमें पक्का बात है कि 5 केजी अब ये नहीं दिखाएगा, कुछ कम दिखाएगा। मान के चलते हैं कि अब ये दिखा रहा है 4.5 केजी, ठीक है। तो इसमें कितना का कमी आ गया, तो 0.5 केजी, मतलब कि आधा केजी का क्या हुआ, इसमें कमी दिख रहा है। तो आर्किमिडीज साहब का कहना ये था कि इसमें जो आभासी रूप से कमी आ रहा है, मतलब इसका वेट में जो आभासी रूप से कमी आ रहा है, वो कमी इसके द्वारा जो हटाया गया जो द्रव रहेगा उसका भार के बराबर होगा। कहने का मतलब जब इसको यहाँ पे डाले होंगे तो यहाँ से पानी गिरा होगा ना, इधर पानी गिरा होगा, इसको हम कोई कटोरा में जमा कर लेंगे, है ना। और इस पानी को अगर हम ये करेंगे, वेट करेंगे, तो इसका वजन जो रहेगा वो 0.5 केजी ही होगा। यही कहना था आर्किमिडीज साहब का और इसी को बोला गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोला कि जब हम लोग किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उसका भार में आभासी रूप से कमी आ जाता है। इसमें ध्यान देने वाला बात है, क्या कह रहे हैं, आभासी रूप से कमी, रियल में कमी नहीं होता है। तो आभास होगा, हम लोग को महसूस होगा कि वो हल्का हो गया, है ना। तो आभासी रूप से कमी आता है और वह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव या तो विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो यही था आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसको चलिए फटाफट लिख लेते हैं। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार में आभासी रूप से कमी आता है। यह भार में कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है,
तो मेरे अंदाज से ये क्लियर हो गया होगा कि किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसका भार में आभासी रूप से कमी आती है। यह भार में कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से पानी गिरेगा, इसका वेट अगर मान लीजिए शुरू में 5 केजी दिखा रहा था, अब पानी में डुबाने के बाद अगर 0.5 केजी दिखा रहा है, तो कितना का कमी आ जा रहा है? 4.5 केजी दिखा रहा है, इसका भार में कितना का कमी आ गया? तो 0.5 केजी का आ गया। तो थ्योरी क्या कहता है कि ये जो कमी आया है ना, ये कमी इसके द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है, उसका भार के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ से जो द्रव निकला है उसको अगर हम वजन करेंगे तो 0.5 केजी आएगा। तो यही है हम लोग का आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको इसमें क्वेश्चन पूछता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत को लिखे, तो आपको यही चीज को लिख देना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उन यंत्रों का नाम बताइए या उन वस्तुओं का नाम बताइए जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर होगा कि दुग्धमापी। दुग्धमापी कहने का मतलब दूध को देखिएगा कि वो उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा दूध है या खराब दूध है, उसको जांच करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, वो है आर्क। तो वो मशीन भी जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके अलावा पानी के अंदर में जो पनडुब्बी जहाज बनाया जाता है, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। साथ ही साथ जो पानी में बड़ा-बड़ा जो शिप तैरता है, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो मेरे अंदाज से आज का पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि उत्प्लावकता है क्या, उत्प्लावन बल है क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या, और आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार कार्य करने वाले कुछ वस्तुओं का नाम भी आपको याद हो गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।